हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री जी के वैसा शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज जो हमारी चर्चा होगी वो 12th क्लास की जो बुक है मानव भूगोल, उसका अध्याय नंबर 2 है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। इस अध्याय का मतलब ये है कि विश्व में जो जनसंख्या है वो कितनी है, कितनी जनसंख्या का समूह है, कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करता है, किन देशों की जनसंख्या सर्वाधिक है, किन देशों की जनसंख्या सर्वाधिक कम है, किन क्षेत्रों में जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि हो रही है, किन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की कमी आ रही है, इनका चर्चा कर रहे हैं। रोल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है कि राष्ट्र से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। इन्होंने कहा कि किसी भी देश में कितना भी स्वर्ण क्यों ना हो, उससे उस देश की मजबूती नहीं बनती है, बल्कि उस देश की जो मजबूती है, आज उसका आधार स्तंभ कह सकते हैं, वो वहाँ के निवास करने वाले जो स्त्री और पुरुष हैं, उन्हीं से उस राष्ट्र की क्या है, मजबूती और महानता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निंद्रामय होते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सत्य पर है, सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, परिश्रम करते हैं और अन्य लोग निंद्रामय होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, यानी उनका सहयोग करने वाले, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं। गहरी नींव मतलब उस देश की मजबूती प्रदान करते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं और अपने देश को क्या है कि या अपने क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों के मुकाबले क्या करते हैं, ऊपर लाते हैं। जैसे मान लो साक्षरता में, मान लो संसाधनों में, मान लो उनका जीवन यापन से, मान लो किसी से भी अपने देश का क्या करते हैं, विकास करते हैं। ठीक, अगली बात करते हैं कि किसी देश के निवासी उनके वास्तविक धन होते हैं। किसी देश के जो निवासी है वही उस देश के क्या वास्तविक धन होते हैं। वास्तविक धन इस प्रकार होते हैं जैसे कि हम ये देखते हैं कि किसी राष्ट्र में किस प्रकार के व्यक्ति निवास कर रहे हैं। अगर निरक्षर है तो उस क्षेत्र का, उस देश का विकास बहुत कम होगा। अगर वहाँ के पढ़े लिखे हैं लोग हैं, ठीक है, वहाँ के जो संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों का उपयोग करना जानते हैं, तो उस राष्ट्र का या उस देश का क्या होगा, सर्वाधिक विकास होगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हमें देखने को मिलता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो संसाधन उपलब्ध है, एक उनका वास्तविक तरह से उपयोग बहुत कम हो रहा है, तो इसलिए उसको अंध महाद्वीप कहा जाता है कि संसाधन होते हुए भी उनको क्या करें, उपयोग नहीं किया जा रहा। यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं, यानी कि देश में जो अन्य संसाधन उन्हीं का उपयोग कौन करता है? मानव करता है, निवास करने वाला जो व्यक्ति, स्त्री पुरुष वही करते हैं। उसकी नीति निर्धारित करते हैं, यानी जो संसाधनों का विकास करेगा, इनका उपयोग करेगा, वही क्या करेगा, नीति निर्धारण करेगा। अतः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है, यानी किसी देश की जो पहचान है वहाँ पे निवास करने वाले लोगों से उसके राष्ट्र की क्या होती है, पहचान होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्री और पुरुष है, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है और कैसे हैं, क्या वे नगरों में रहते हैं या तो गाँव में रहते हैं, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं, क्या वे काम कर सकते हैं, क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में इस अध्याय में हम समझेंगे। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि किसी देश में अगर मान लीजिए बच्चों की जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ रही है और वहाँ पे वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु कम हो रही है, तो उस देश की जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। या ऐसे मान लीजिए किसी भी देश में वृद्ध व्यक्तियों की मृत्यु सर्वाधिक हो रही है और वहाँ पे बच्चों का जो जन्म है वो कम हो रहा है, तो उस देश की जनसंख्या क्या होगी, घटेगी। अगर मान लीजिए जन्म और मृत्यु दोनों का अनुपात सेम आ रहा है, यानी लगभग सेम रहता है, जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उतने बच्चे अगर उतने ही वृद्ध व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो उस देश की क्या होगी, जनसंख्या क्या होगा, तालमेल बना रहेगा, जनसंख्या क्या इस तरीके के कगार पे रहेगी। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जो जनसंख्या है वो 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई, यानी कि जो 21वीं सदी है उसमें जो जनसंख्या है वो 21 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे। किसी भी जनसंख्या असमान रूप से, यानी विश्व की जो जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, यानी कि जो संपूर्ण पृथ्वी है इस पर हम देखते हैं तो सभी जगह हमें जनसंख्या का सेम अनुपात नहीं मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि चीन में जनसंख्या सर्वाधिक है, फिर अपने भारत का स्थान आता है। क्या इसी प्रकार इतनी थी जनसंख्या के हर देश में है क्या? ना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सर्व जनसंख्या का जो समान विस्तार नहीं है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेशी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, यानी बहुत अधिक स्थान ऐसे हैं जहाँ पे कम लोग, और कम स्थान है जहाँ पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, इन क्षेत्रों में क्या होगी, जनसंख्या का निवास कम करेगी। क्षेत्रफल सर्वाधिक है लेकिन जनसंख्या क्या होगी, कम निवास करेगी। मैदानी क्षेत्र कम रहेगा लेकिन जनसंख्या का दबाव सर्वाधिक रहेगा।
विश्व में जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है। अब देखते हैं विश्व में जो जनसंख्या है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं कि पृथ्वी का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो कितना है, 51 करोड़ पर किलोमीटर, जिनमें से कि हम बात करते हैं 71% भाग पर क्या है, जल है, और बाकी पर स्थल क्या है, स्थल है। तो स्थल और जल इन दोनों में जीव जो निवास करेगा वो किस पे करेगा, स्थल पे करेगा। ठीक है, स्थल पे जब जीव निवास करेगा तो जनसंख्या सर्वाधिक किस पर रहेगी, स्थल पे। जल पे तो क्या है कि व्यक्ति निवास कर नहीं सकता, जीव निवास नहीं कर सकता। कुछ हम जलीय जीवों की बात करते हैं वो एक बात अलग है। उसके अलावा जितने भी जो प्राणी जगत है यानी कि जो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वो क्या किस पे निवास करेंगे, अधिकतर स्थलीय भागों में निवास करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है, एक मिनट हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये ऊपर वाला जो भाग है इस पर तो क्या है, स्थल की अधिकता है, यानी लगभग 20% भाग जल है और लगभग 80% भाग में क्या है, स्थल है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इस पर जो जल है वह लगभग हम बात करते हैं तो 75% तक तो यहाँ पे क्या है, जल है, और 25% भाग में क्या है, यहाँ पे स्थल है। इससे भी हम कम बात करें तो लगभग ये इसमें भी कम हो जाएगा, लगभग 80% भाग पर क्या यहाँ पे जल है। तो ये बात करते हैं इसके संबंध में कि यहाँ पे जो पृथ्वी है इसका जो उत्तरी गोलार्ध है इसके स्थल की दिखता है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें क्या है कि जल की दिखता दी गई। तो प्राणी जगत जो सर्वाधिक निवास किसमें करेगा, उत्तरी गोलार्ध में करेगा। उत्तरी गोलार्ध में भी जो है मनुष्य वह निवास कहाँ करता है उसकी थोड़ी सी चर्चा हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो मनुष्य है वो निवास कहाँ पे करेगा। उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पर मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जलवायु, उसके शारीरिक क्रियाओं के अनुकूल अगर उनको जलवायु प्राप्त होगी, उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होगी, वहाँ पर जनसंख्या क्या सर्वाधिक निवास करेगी। जैसे मान लीजिए कि विश्व को 3 कटिबंधों में बांटा गया है, शीत, शीतोष्ण और उष्ण। उष्ण में क्या होती है, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो गर्मी जहाँ पे सर्वाधिक पड़ती है अगर मनुष्य उसको सहन कर सकता है तो वहाँ पे निवास करेगा। अगर उसके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है तो वहाँ पे क्या व्यक्ति निवास कम करेगा। सर्वाधिक शीत की बात करते हैं, अगर वहाँ पे शीत ऋतु ही रहती है जहाँ पे शीत कटिबंध में, तो वहाँ पे भी जनसंख्या कम निवास करेगी। जहाँ पर दोनों का कम्युनिकेशन है, शीत और उष्ण, वहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक हमें बसाव देखने को मिलेगा। इसके आधार पर जनसंख्या को हम देखते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या को या व्यक्तियों को उनके जीवन यापन के लिए अच्छे स्रोत प्राप्त हो, उनका जो चिकित्सा सेवाएं वो अच्छी प्राप्त हो, जीवन यापन के साधन हो, अन्य जो सुविधाएं उनको प्राप्त होगी, वहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक निवास करेगी। ठीक है, तो जनसंख्या प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब बात करते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। विश्व जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, इन जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनांकीय मतलब जन्म लेने वाले जो व्यक्ति उनको समझने में क्या करते हैं, हमें मदद प्राप्त करते हैं। यानी कि जैसे मान लो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है तो वहाँ पर रहने का कारण क्या है, जनसंख्या अगर बिखरी हुई पाई जा रही तो वहाँ पे जनसंख्या बिखरी हुई पाए जाने का कारण क्या है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं, इस बात से लगाया जाता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल में निवास करता है। यानी कि जनसंख्या का जो 90% भाग है ना, जो संपूर्ण पृथ्वी का 10% स्थलीय भाग है उस पर निवास करता है। कितना प्रतिशत, 90%। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जो विश्व की जो 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं वहाँ पर संपूर्ण विश्व की 60% जनसंख्या 10 देशों में निवास करने लग जाती है। यानी कि जो 10 देश हैं उन्हीं में विश्व की 60% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। बाकी के जो अन्य देश हैं उनमें 40% जनसंख्या निवास करती है। इन देशों में से 6 एशिया में अवस्थित है, और जो 10 देश हैं जहाँ पे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, उनमें से जो 6 देश हैं वो तो केवल एशिया महाद्वीप में आ जाते हैं। आपको ये तो पता होगा ना कि महाद्वीप कितने महासागर, ये तो आपको पता होना चाहिए। एशिया के इन 6 देशों को पहचाने कौन कौन से, देखो हम बात करते हैं। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मॉस्को। अब इसके अंदर एशिया महाद्वीप की बात, चीन एशिया में आता है, भारत एशिया में आता है। ठीक है, 2 गए, इंडोनेशिया 3, पाकिस्तान 4, बांग्लादेश
5 और रूस 6। ये 6 देश किस महाद्वीप के हैं? एशिया महाद्वीप में, जिनमें जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। ठीक है, अगली बात करते हैं जनसंख्या का घनत्व। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। यानी कि भूमि की प्रत्येक जो इकाई में उस पर रह रहे जो लोग हैं उनके पोषण की क्या होती है? सीमित क्षमता होती है। किसमें? भूमि में। अतः लोगों की जनसंख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यानी कि लोगों की जो जनसंख्या है और जो भूमि का आकार, उनके बीच में अनुपात भी होना क्या है? आवश्यक है। इनको हमें समझना चाहिए कि कितनी प्रतिशत भूभाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास कर रही है। यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। जनसंख्या घनत्व ऐसे जैसे मान लो 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जैसे 1000 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं? 1000 व्यक्ति आ रहे हैं। ठीक है, ये इसका क्या होता है? जनसंख्या घनत्व आ जाता है। यानी कि इसमें देखो वापस क्या, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच, यानी लोगों की संख्या कितनी और भूमि का आकार कितना है, इनके बीच का जो अनुपात है उसको समझने की आवश्यकता है। और यही जनसंख्या क्या है? घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, इनके आधार पर जनसंख्या घनत्व मापा जाता है। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। यानी जनसंख्या कितनी है और वहाँ पर जो क्षेत्रफल है जो निवास कर रही है वो कितना है। उदाहरण के लिए कई प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जनसंख्या यहाँ पे कर रही है 1.5 लाख, 1,50,000 है। जनसंख्या का घनत्व निम्न प्रकार निकाला जाएगा। जैसे 1.5 लाख जनसंख्या है उसमें 100 का भाग दिया जाएगा तो 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 100 वर्ग किलोमीटर है तो प्रति वर्ग में कितने आएंगे? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ गए। कई प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चलता है? इसमें ये सब पता चलता है कि कितने वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं? पहला कारक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में को आता है कि प्रकृति द्वारा जो कारक है वो निर्धारित है, उनके बारे में चर्चा होगी। जैसे बात करते हैं, प्रथम कारक जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति खाना खाए बिना रह सकता है लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता है, जल के बिना नहीं रह सकता। तो जल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि मनुष्य को जीवन यापन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा? जल है। लोग उस क्षेत्र में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों और नौ संचालन में किया जाता है। ठीक है, यानी कि जल, इन्होंने बताया कि जल का उपयोग किस किस में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। यानी कि नदी घाटियों में रहने का कारण क्या है? एक तो जलयान के लिए उनको सुविधा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, एक नहाने के लिए, पीने के लिए, कृषि के लिए, पशुओं के लिए और फसल के लिए यहाँ पे क्या हो जाती है? पानी की उपलब्धता हो जाती है। और दूसरा कारण ये है कि जहाँ पे नदी जब बाढ़ का रूप धारण करती है तो अपने साथ में नई जो उपजाऊ मिट्टी है उनका प्रसार कर देती है, जिससे वहाँ पे फसल का अच्छा उत्पादन होता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में, नदी घाटी क्षेत्रों में जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। और इसके विपरीत देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे नदी घाटियों का विकास नहीं है, जल की कमी है, उपजाऊ मृदा की कमी है। ठीक है, तो वहाँ पे किस प्रकार की बांगर प्रकार की मृदा और खाद्य प्रकार की आ जाएगी? नदी वाले भाव क्षेत्र के अंदर। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करेगी। फिर दूसरा कारक है भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता प्रदान करते हैं या वरीयता देते हैं। अब देखो, मंद ढाल और समतल मैदानों में वरीयता क्यों देते हैं? एक तो वहाँ यातायात के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, जैसे रेल मार्ग की बात करते हैं, गाड़ी घोड़े की बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं, वहाँ पे समतल मैदानों में व्यक्ति क्या कर सकता है? कृषि कर सकता है, उद्योग धंधे स्थापित कर सकता है। ठीक है, इसलिए भू आकृतिक क्षेत्र भी व्यक्ति के बसाव में या जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन और सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है। यानी तो पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या हम परिवहन तंत्र को फैला सकते हैं? नहीं फैला सकते, क्योंकि परिवहन तंत्र का सर्वाधिक जो जाल है वह समतल भूमि पे हम बना सकते हैं। इसीलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। यानी इसीलिए प्रारंभ में जो कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते, अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आते हैं। यानी जैसे पर्वत है, पठार, वहाँ पे जनसंख्या क्या करती है? कम निवास करती है। और जैसे गंगा तुल्य क्षेत्र जहाँ पे गंगा नदी द्वारा बाढ़ के रूप में वहाँ पे नई उपजाऊ मिट्टी का निर्माण कर दिया जाता है या उसका प्रसार कर दिया जाता है, तो वहाँ पे जनसंख्या बसावट क्या मिलेगी? में सर्वाधिक मिलेगी। अगले कारक की बात करें, जलवायु।
जलवायु की बात करते हैं, अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। यानी मैंने बताया कि अभी उष्ण है और शीत की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या कि मनुष्य सर्वाधिक बसाव कम करेगा, क्योंकि सर्वाधिक धूप भी सहन नहीं कर सकता और सर्वाधिक ठंड भी मनुष्य सहन नहीं कर सकता। तो जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के प्रारंभिक कालों में बसे हुए हैं। यानी कि जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अंदर क्या होती है, मनुष्य जो है प्रारंभ से बसना निवास किया, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ समय के लिए धूप सहन करनी पड़ती है, कुछ समय के लिए सर्दी सहन करनी पड़ती है, यानी तालमेल बैठा सकता है। फिर बात करते हैं मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि और इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। यानी कि जो उपजाऊ मृदा है वह कृषि के लिए क्या है, आवश्यक है या संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए उपजाऊ दोमट जो मिट्टी है इन प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। क्योंकि जो दोमट मिट्टी है वहाँ पे लोग अच्छे कार्य करते हैं और ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ पे कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? इनमें आप देख सकते हो कि राजस्थान के अंदर जो पश्चिम मध्य प्रदेश है उसी को ले लो आप, जिसका प्रसार गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा में, ठीक है। फिर बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र आ गए, हिमालय वाला क्षेत्र आ गए, राजस्थान के भारत के दक्षिणी जो पठार आ गई, वहाँ पे जनसंख्या क्या पाई जाती है, विरल जनसंख्या पाई जाती है। फिर दूसरा कारक आता है आर्थिक भौगोलिक कारक हो गई। अब आता है आर्थिक कारक, यानी मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उनके तौर पर। इनमें जो कुछ कारक ऐसे आएंगे जिनमें मनुष्य क्या है कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद भी वहाँ पे निवास करता है, क्योंकि उन परिस्थितियों के अलावा उन्हें वहाँ पर अन्य सुविधाएं जो वहाँ पे क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। पहली बात करते हैं खनिज। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है, अतः कुशल व अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि मनुष्य को वहाँ पर विपरीत जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जलवायु की, उसके बावजूद अगर उन्हें जीवन यापन के लिए अच्छे स्रोत उपलब्ध होते हैं तो वहाँ पे मनुष्य क्या करेगा, निवास करना पसंद करेगा। अगला बात आता है नगरीकरण। यानी फिर हम बात करते हैं किसके, नगरीकरण की। जो इनकी नगरीकरण भी व्यक्ति को क्या करती है, सर्वाधिक प्रभावित करती है। नगरीकरण से होता है कि मनुष्य को वहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो नगरीय नगर रोजगार की बेहतर अवसर है, शैक्षणिक, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छे नागरिक सुविधाएं व नागरिक जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं और उनसे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर का आकार बढ़ जाता है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी जनसंख्या के प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते रहते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि आपने अगर हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हम देखते हैं कि रोजगार के अवसर के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, चिकित्सा सेवाओं के लिए हम क्या करते हैं, किसकी ओर प्रस्थान करेंगे, नगरों की ओर। अगर हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो हम बात करेंगे किसमें, शहर में जाके बसने की। तो वहाँ पे जैसे मान लो कि हम यहाँ पे 100 लोग और चले गए तो वहाँ पे जनसंख्या दबाव बढ़ गया, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, नगर व्यक्तियों क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। औद्योगिकरण। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। यानी जो औद्योगिक पेटियां हैं वो क्या करती है, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंककर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसांग प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। इन्होंने जापान का जो कोबे ओसांग का क्षेत्र वहाँ पे सर्वाधिक जो औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे क्या है, लोगों की जो जनसंख्या घनत्व है या लोगों की जो बसावट वहाँ पे क्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। हम बात करते हैं वहाँ पर नहीं, जैसे हमारे भारत में भी देखें, दिल्ली है, मुंबई है, कानपुर है, चेन्नई है, इन क्षेत्रों में क्या है कि अगर औद्योगिक व्यवस्था है, जहाँ पे यूपी के अंदर देख लेते हैं जहाँ पे गन्ने की जो चीनी की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए हैं, जहाँ पे लोहा का उद्योग लगे हुए, तो वहाँ पे क्या है कि मजदूरी के तौर पे या जितने भी जो लोग हैं वहाँ पे कार्य करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, निवास करते हैं। यानी कि औद्योगिकरण भी व्यक्तियों क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर बात करें सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक बात करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि व्यक्ति क्या कि धार्मिक प्राणी होता है। अपने धर्म के अनुसार, राजनीति के अनुसार तो व्यक्तियों का क्या जमाव भी अलग अलग मिलता है। जैसे कि बात करते हैं कहीं पर भी, जैसे सिटी में जाके बसते हैं
तो वहाँ पे अगर मंदिर बना हुआ है तो सर्वाधिक हिंदू लोग मंदिर के पास में बसना पसंद करेंगे। जहाँ पे मस्जिद है तो वहाँ पे लोग सर्वाधिक मुस्लिम जो जाति है वो सर्वाधिक मस्जिद के पास में निवास करना पसंद करेगी। तो कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। अशांति में जहाँ पे राजनीतिक दंगे होते हैं, जहाँ पे सामाजिक तत्व विपरीत प्रकार के होते हैं, इन क्षेत्रों को क्या करते हैं व्यक्ति छोड़ के अपने जो निवास क्षेत्र है उसको चेंज कर लेते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार जहाँ पे उनको अनुकूल लगे दशाएं वहाँ पे निवास करने लग जाते हैं। कई बार सरकारें लोगों को विविध जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। क्या आप अपने प्रदेश के ऐसे कुछ उदाहरणों को सोच सकते हैं? इन्होंने बताया कि जैसे बात करते हैं कि कोई शहर है तो वहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उसमें क्या करती है जितनी भी चिकित्सा सेवाएं हैं बड़ी, जो जैसे मान लो कॉलेज उनको स्थापित करना, तो वो उस भीड़ वाली जगह में नहीं डाल के क्या करेंगे, उनको उस सिटी से बाहर लगभग 5-7 किलोमीटर या हम बस कह सकते हैं उस जो सिटी का आकार है उससे बाहर की ओर स्थापित करते हैं, जिनको उसका तात्पर्य ये होता है कि वहाँ पे जो बसावट है वो लोगों की क्या है कि उस सिटी से कम होने लग जाती है, क्योंकि बाहर की ओर विचलन करने से उसका जनसंख्या का दबाव कम होने लग जाता है। जैसे कि बात करते हैं कई आजकल ऐसे शहरों में ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जैसे कि उनको चिकित्सा सेवाएं बनानी है, उनको कॉलेज स्थापित करने हैं, सरकारी कॉलेज लगानी है, मेडिकल कॉलेज लगानी है, तो वो क्या करते हैं सिटी की मेन सिटी में न लगा सिटी के बाहर की ओर स्थापित करते हैं, जिससे क्या करता है कि लोगों का जो निवास स्थान है वो बाहर की ओर होने से वहाँ पे जो संसाधन है वहाँ पे दबाव कम हो जाता है, तो वो भी क्या करते हैं व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं। कोई मंदिर है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा मंदिर की स्थापना हो गई तो उसको सिटी के बाहर कर दी गई, तो वहाँ पे क्या लोग उस धार्मिक आधार पर उस मंदिर के पास में बसना पसंद करेंगे। फिर बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यानी कि इन्होंने कहा है कि अगर किसी समय निश्चित में या अवधि के दौरान वहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं उनकी जनसंख्या में परिवर्तन होना है, क्या जनसंख्या वृद्धि है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है तो ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक तो कैसे कि जैसे मान लो व्यक्ति की मृत्यु ज़्यादा हो रही है, जन्म कम ले रहे हैं तो ऋणात्मक हो गई। व्यक्ति कम खत्म हो रहे हैं, जन्म ज़्यादा ले रहे हैं तो कैसे होगी, धनात्मक वृद्धि हो गई। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत जो संकल्पनाएं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहली है जनसंख्या की वृद्धि। समय के दो अंतरालों के बीच, यानी समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। यानी कि जो समय अंतराल है, जैसे कि बात करते हैं एक साल से दूसरे साल, जैसे बात कर लेते हैं हम 23 और 24, इनमें उस जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, उस जनसंख्या में क्या चेंजिंग हुई है, उसमें जनसंख्या वृद्धि हुई है या जनसंख्या कमी आई है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम भारत की 2001 की जनगणना या 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ और 2011 की जनसंख्या 121.02 करोड़ में से घटाई, तब हमें जनसंख्या की वृद्धि 18.15 करोड़ की वास्तविक संख्या का पता चलेगा। यानी हमने देखा है कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी, 102.70 करोड़, 2011 में कितनी हुई, 121.02 करोड़। तो इनमें कितना चेंजिंग हुआ, 18.15 करोड़ जनसंख्या क्या हुई, वृद्धि हुई है, यानी वास्तविक जनसंख्या जिसकी क्या हुई, वृद्धि हुई है। जनसंख्या की वृद्धि दर, यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यानी जनसंख्या की जो वृद्धि है यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो जनसंख्या में प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी कि जो दो अंतराल है जिसमें जनसंख्या, जैसे मान लो 2 सालों के बीच में जनसंख्या जो अंतर, जन्म और मृत्यु में जो अंतर है, बढ़ने से जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है उसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि होती है जन्म और मृत्यु। फिर बात करें जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है तब वास्तविक वृद्धि जन्म और मृत्यु प्लस आप्रवास और उत्प्रवास, यानी कि वास्तविक वृद्धि तब होगी उसमें जन्म लेने वाले और मृत्यु को प्राप्त होने वाले का प्रतिशत, और उसमें आप्रवास यानी कितनी प्रतिशत जनसंख्या आई है और कितनी प्रतिशत जनसंख्या गई है, इन सभी का योग होगा, वो क्या होगा, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का पता चलेगा।
जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, तब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए। यानी कि अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि तब होगी तब दो अंतरालों में जन्म दर में तो वृद्धि हो रही और मृत्यु दर में क्या हो रही, कमी हो रही। तो मृत्यु दर दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी जन्म दर में अधिक और मृत्यु दर में कमी आए, तब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से और अन्य देशों से लोग वहाँ पर आके स्थायी रूप से नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। तो उसे जो आप प्रवास कर जाते हैं, जो आके निवास करने लग जाते हैं, तो वो क्या होगी, धनात्मक वृद्धि होगी। फिर बात करते हैं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। यदि दो समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या कम हो जाए, यानी अगर मान लीजिए जनने वाले कम और मृत्यु को प्राप्त करने वाले सर्वाधिक हो जाए, और आप्रवास के स्थान पर उत्प्रवास यानी कि निवास उस स्थान को छोड़कर जाने वाले लोग, यानी कि वहाँ उस स्थान छोड़ अन्य देश में जाके अपनी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, उसको देश को पूर्णतः छोड़ देते हैं, तो अगर उसमें फिर वो कमी आई है, ठीक है, या जनसंख्या को ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए। अप्रवास होगा तो जनसंख्या बढ़ती हुई, उत्प्रवास और जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी। जनसंख्या वितरण के घटक कौन कौन से हैं वो बात कर लेते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या में चेंजिंग किस प्रकार हुआ है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अशोधित जन्म दर जो प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी अशोधित जो जन्म दर है वह प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित बच्चों के रूप में जो जन्म दिया गया उनको, उनके जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त की जाती है। इसकी गणना इस प्रकार की जाएगी, अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी कि किसी वर्ष में जीवित जो बच्चे उनकी बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, यानी उस तो जो काल है 2 वर्ष का हम बात कर लेते हैं, तो उनके बीच में या उनके उस वर्ष के मध्य में जो जनसंख्या है उसका भाग दिया जाएगा और गुणा 1000। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। यानी इन्होंने कहा है कि मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है? जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, यानी कि उन्होंने कहा कि जैसे वर्तमान में जो जनसंख्या है वो बढ़ती हुई दर से घट रही है, ठीक है, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। यानी कि अगर जनसंख्या बात करें कि जनसंख्या जो है मृत्यु में अंदर क्या हो रही है, घट रही है। पहले करते थे, जैसे मान लो बात कर लेते हैं कि जनसंख्या बढ़ती हुई दर से कैसे घटती है। जैसे मान लो कि 1000 बच्चे जन्म लिए, ठीक है, तो उनमें इस वर्ष में जैसे पिछले वर्ष में 1000 व्यक्ति खत्म हुए, अब की बार 900 व्यक्ति खत्म हुए, तो जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन जो मृत्यु दर है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो जनसंख्या जो मृत्यु दर है उसमें क्या होगी, बढ़ती हुई दर से घटती हुई दर से जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि जो मृत्यु होगा औसत है वो तो घट रहा है, ठीक है, वो जो जन्म दर है वो भी क्या हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है। तो दोनों में जो समायोजन कब होगा, जब जनसंख्या जन्म भी उतनी लेगी तो मृत्यु, जितने व्यक्ति जन्म लेंगे उतने खत्म हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, तालमेल क्या होगा, फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितने जन्म ले उतने खत्म हो रहे हैं, तो जनसंख्या क्या होगा, संतुलन रहेगी। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों ने जन्म लिया तो वहाँ पर कितने व्यक्ति खत्म हो रहे हैं या कितने व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उसके रूप में व्यक्त की जाती है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाएगी, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जो जनसंख्या कितनी है गुणा 1000 से। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति, आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। यानी कि मोटे तौर जो मृत्यु दर है जो किसी क्षेत्र की जो जनांकीय है, जो वहाँ पे निवास करने वाली जनसंख्या की जो संरचना है वह संरचना सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर से क्या होती है, प्रभावित होती है। अब बात करते हैं प्रवास की। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिसमें जनसंख्या का आकार परिवर्तन होता है, वह प्रवास। अगर मान लीजिए जहाँ पे जनसंख्या कम निवास कर रही है वहाँ पे जनसंख्या आकर निवास करने लग जाए तो वहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि हो जाएगी। जिस देश से या जिस स्थान से जनसंख्या आई है
उस स्थान पे क्या होगी, जनसंख्या कम हो जाएगी। अब वहाँ पे देख लीजिए, दूसरा कारण एक ये भी है कि वहाँ पे जो रोजगार के लिए युवा लोग हैं वहाँ पे प्रस्थान करके किसी शहर में चले गए, तो जिस शहर में गए वहाँ पर जनसंख्या का भार बढ़ेगा। लेकिन जिस स्थान से गए हैं, जहाँ पे उनका पहले स्थान था, निवास स्थान से मान लो जन्म स्थान था, वहाँ से वहाँ पे चले गए, तो युवा पीढ़ी वहाँ पे स्थानांतरित कर गई। वृद्ध लोगों की क्या होगा, मृत्यु हो गई, तो वहाँ पे जनसंख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। और जहाँ पर जनसंख्या जिस शहर में गई है तो वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी होगी। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं। यानी जिस स्थान से लोग जा सिटी में गए हैं तो जिस स्थान से गए उसको उद्गम स्थान कहते हैं। फिर आगे बात, और जिस स्थान में आगमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। यानी गंतव्य स्थान मतलब यानी जिस स्थान पर, जिस सिटी में, जिस शहर में जाके वो निवास करने लग गए तो उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। तो जिस स्थान से जो उठ कर वो गए हैं उसे क्या कहते हैं, उद्गम स्थान कहते हैं। वहाँ से उद्गम वहाँ से हुआ है और गमन किस में कर गए, किसी शहर विशेष में, किसी देश विशेष में कर गए। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। जो उद्गम स्थान है वो जनसंख्या कमी को दर्शाता है, और जबकि जो गंतव्य स्थान है वो जनसंख्या बढ़ती है। यानी वहाँ पे जो संसाधन है वहाँ पर जनसंख्या का भार बढ़ता है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी और मौसमी भी हो सकता है। यानी प्रवास है वो 3 प्रकार का होता है। स्थायी मतलब पूर्णतः स्थायी, किसी देश में जाकर बस जाना, वहाँ की नागरिकता ले लेना, वो तो हो गया स्थायी। अस्थायी कुछ समय के लिए, जैसे कि मान लीजिए 6 महीने कोई व्यक्ति बाहर रोजगार के लिए जाता है, 6 महीने काम करके फिर वापस घर आ जाता है, फिर 6-7 महीने के लिए वापस चला जाता है, वो अस्थायी प्रवास। मौसमी प्रवास मौसम के अनुसार, जैसे कि हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की तरफ बात करते हैं कि जो ये अपने भेड़ पालन होते हैं, बकरी पालन होते हैं, सूअर पालन होते हैं, ये क्या समय के अनुसार मौसमी प्रवास करते हैं। ये प्रवास हमें गाँव में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे जैसे भेड़ बकरी वहाँ गाँव में रखते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि अगर उनको जानवरों के लिए खाना उपलब्ध नहीं मिल रहा है तो उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे वहाँ पर जानवरों के लिए वापस खाना आ गया तो उस स्थान को छोड़ वापस अपने उद्गम स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अस्थायी हुआ और मौसम के अनुसार प्रवास हो गए। गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव की ओर प्रवास हो सकता है। ठीक है, अब अगली बात है, क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से जो गया है वहाँ से उसका उत्प्रवास हो गया, और जहाँ पे वो निवास कर रहा है वहाँ पे उसका क्या गया, अप्रवास हो गया। अप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उसे अप्रवास कहते हैं, और उत्प्रवास प्राणी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसे उत्प्रवास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने स्थान पे हैं, पढ़ने के लिए हम शहर में चले गए, तो जिस स्थान पे शहर में गए हैं तो वो तो गया हमारा अप्रवास। हम अपने पहले वाले स्थान से गए, बाहर गए हैं तो वो क्या हुआ, हमारा प्रवास हो गया। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष यानी ऐसा कारक जो कि व्यक्ति को मजबूर करते हैं कि आप यहाँ से स्थान को छोड़िए। प्रतिकर्ष यानी कि बिना किसी दबाव के दूसरा स्थान उसको आकर्षित कर रहा है, तो वो क्या हुआ, आकर्षक कारक हुआ। प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। यानी ऐसे जो स्थान है जहाँ से व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति को आकर्षित नहीं करता है बल्कि उत्प्रवास के लिए क्या करता है, मजबूर करता है। फिर बात करते हैं आकर्षक कारक क्या है। आकर्षक कारक काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, स्थायित्व, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक होते हैं। यानी कि जिस स्थान पे मनुष्य रोजगार के लिए जा रहा है तो वह स्थान कौन सा हो गया, उसका आकर्षक कारक हो गए, और जिस स्थान को जिस मजबूरी से छोड़ के गया उसका क्या हो गया, प्रतिकर्ष कारक हो गए। क्या आप जानते हैं कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। यानी जो पिछले 500 वर्ष है वहाँ पे जो जनसंख्या 10 गुना से अधिक क्या हुई है, बढ़ी है। और अगले 20 वर्ष की आबादी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है, और प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। यानी कि प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग क्या होते हैं, नई जनसंख्या के अंदर जुड़ जाते हैं या उनकी बढ़ोतरी हो जाती है। फिर देखते हैं जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के
के लिए किया जा सकता है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो वह किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होता है। यानी कि चिकित्सा सेवाएं उसको प्राप्त होगी तो वो जन्म दर अच्छा होने लगे, और जहाँ पे चिकित्सा सेवाएं अच्छी उपलब्ध होने से मृत्यु दर में भी क्या गिरावट आने लगी, निम्न मृत्यु दर हो गया। और जब लोग शिक्षित होने लग गए, तो जैसे कि मान लीजिए कई सरकार की योजनाएं हैं जिनके अंदर व्यक्ति को ये आदेश दिया गया है कि आप 2 बच्चों को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 बच्चों से ज़्यादा जन्म देने सरकारी योजना का आप लाभ नहीं ले सकते। तो ऐसी योजनाएं चलाई गई जिससे कि व्यक्ति की जन्म दर है उसके प्रति लोगों का क्या जागरूक अभियान हुआ, जिससे लोग जागरूक हुए और जन्म दर में क्या हुई, कमी आने लगी। और अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होने से क्या हो रही, मृत्यु दर में भी कमी आने लग गई। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। अब बात करें खेतीहर और जो ग्रामीण है वह जनांकीय संक्रमण से नगरीय और औद्योगिकरण हो गई, ठीक है, फिर चेंजिंग हो गया उनमें। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है, यानी 3 जो मॉडल है जनसंख्या सिद्धांत की उसकी व्याख्या किस प्रकार करता है। जैसे बात करते हैं जनांकीय संक्रमण, यानी कि असंशोधित जन्म दर व अशोधित मृत्यु दर, ठीक है। अब बात करते हैं पहली अवस्था के अंदर क्या करें, बांग्लादेश, वर्षावनों के आदिवासी, इनमें क्या है जन्म दर और मृत्यु दर लगभग सेम रहती है, ठीक है। अब जो दूसरी जो संरचना आती है, दूसरी जो अवस्था आती है, इसके अंदर जन्म दर है वो अपने निश्चित समय कुछ देर के लिए क्या करती है, निश्चिंत रहती है, यानी कि अपने जो जन्म दर बढ़ रही है उसी अनुपात में करती है, बढ़ती है, ठीक है। फिर इसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे गिरावट आने लग जाती है। मृत्यु दर में क्या, चिकित्सा सेवाएं जो है चिकित्सा सेवाएं वो सर्वाधिक होने से क्या मृत्यु दर में भी धीरे धीरे गिरावट आने लग जाती है, ठीक है। तो मृत्यु दर में भी गिरावट आने लग जाती है। और फिर जो तीसरी अवस्था आ जाती है, जब तीसरी अवस्था आती है तो उसमें क्या होता है कि दोनों जो है जन्म और मृत्यु की जो उतार चढ़ाव है दोनों क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। जो दूसरी अवस्था उसमें जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होती है। जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि का मतलब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो अंतर है वो सर्वाधिक होने लग जाता है, ठीक है। जन्म दर बढ़ती रहती है, मृत्यु दर में कमी आने लग जाती है, ठीक है। जन्म दर में जन्म वृद्धि कैसे होती है, थोड़ी देर के लिए, वो इसलिए होती है कि जो पहले बच्चों को जन्म देती थी महिलाएं, उनको अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्राप्त नहीं होने के कारण अधिकतर बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। अब चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होने से जो डिलीवरी है या महिलाओं के जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु कम होने लगी। और चिकित्सा सेवाएं अच्छे आने से क्या होगा, जो वृद्ध व्यक्ति जो मर जाते थे, मृत्यु को प्राप्त होते थे बिना चिकित्सा सेवाओं की कारण, तो उनको चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होने से वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त कम होने लग गई। क्योंकि वो जैसे मान लो 40 साल में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी बीमारी के कारण, उसको चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होने के कारण वो 60 साल तक जिएगा। तो चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होने के मृत्यु दर में भी गिरावट आ गई और जन्म दर में भी धीरे धीरे गिरावट आने के बाद वह तीसरी अवस्था को आते आते निश्चित सीमा तक आ गई, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दोनों में गिरावट आ गई, कम मरने लगे, कम जन्मने लगे। तो तीसरी अवस्था आते दोनों में संतुलन प्राप्त हो जाता है। अगली बात करते हैं, प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाले होती है, क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। इनका एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं, गाँव में हमारे दादाजी हो रहे हैं, परदादा हो रहे हैं, वो 5-5, 7-7 भाई थे, उनकी 4-4, 5-5 बहनें थी। तो वो क्या सोचते थे कि यार कम से कम हमें 5 बच्चे होने चाहिए, जिनमें से क्या होता है 1-2 तो महामारी के दौरान मर भी जाए तो कम से कम 1-2 तो बचेगा। तो जन्म दर भी सर्वाधिक थी तो मृत्यु दर भी सर्वाधिक थी। उनमें भी अधिकतर लोग मरते थे क्योंकि महामारियों का उपाय नहीं था, अनेक बीमारियां चालू थी, भूखमरी हो जाती थी, क्योंकि जन्म दर सर्वाधिक हो जाए तो भूखमरी होना ही है। तो उन्हें अनेक लोग क्या करते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अगर जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे उस घर में जनसंख्या सर्वाधिक पड़ती थी, ठीक है। तो क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पाद से करते थे। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, जनसंख्या जो वृद्धि है धीमी होती है। और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं, जहाँ बड़े परिवार के परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं। अधिकांश लोग क्या होते हैं उस समय प्रथम अवस्था में क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं और कार्य क्या करते हैं, खेती का सर्वाधिकारी करते हैं। उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे, यानी कि जो औद्योगिक स्तर में क्या होता है, कम होता है। और 200 वर्ष से जो पहले विश्व के जो सभी देश हैं वो इसी अवस्था में थे, ठीक है।
द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है। द्वितीय जो अवस्था उसमें प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, किंतु ये समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है, यानी घटी हुई मृत्यु दर में क्या कमी आने लग जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं, स्वस्थता में सुधार के साथ मृत्यता में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। मंद गति से मतलब कि बात करते हैं कि 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, ठीक है। अगर 100 की जगह हम बात करते हैं 101 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, तो निम्न गति से जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, इसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है, यानी नम्य और समझदार होते हैं, यानी कि किसी जो योजना है उनका सम्मान करती है, या नम्य का मतलब होता है कि जागरूक हो जाती है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांगी के संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या है? परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना, यानी कि परिवार नियोजन का जो काम है वो बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उनमें अंतराल रखना। यानी जैसे मान लीजिए एक बच्चा हो गया, पहले क्या होता है महिलाएं जो अशिक्षित थी तो एक बच्चा होने के बाद दूसरे साल फिर दूसरा बच्चा हो जाता, तीसरे साल में 3, 4 में 4 ऐसे हो जाते थे। अब परिवार नियोजन की जो योजना ये है कि अगर एक बच्चे का जन्म हुआ है तो दूसरे बच्चे में कम से कम भी 4 या 5 साल का अंतर रखा जाए, ठीक है। तो बच्चों के बीच में अंतराल हो गया और बच्चों की ये हिदायत दी गई है कि अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हो तो आप बच्चों को कम से कम जन्म दें, यानी कि कम से कम 2 बच्चे आप अवश्य कर सकते हैं। परिवार नियोजन की सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने की मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता बड़े परिवार के लिए एक निरुत्साहक उपाय। कुछ ऐसे प्रावधान है जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं, यानी गर्भ निरोधक, यानी कि जो महिलाओं का गर्भ कम ठहरे, ठीक है। तो ऐसे उपाय करने से जनसंख्या में क्या हुई, गिरावट आई है। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा हमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। यानी कि जो थॉमस जो माल्थस थे उन्होंने सिद्धांत दिया था 1798 में। इन्होंने कहा है कि जो लोगों की जनसंख्या उसमें वृद्धि तो होगी, लेकिन उस जनसंख्या में जो गिरावट है वो किस प्रकार होगी। उस जनसंख्या में गिरावट इस प्रकार होगी कि व्यक्ति खाद्य आपूर्ति के कारण, युद्ध के कारण व्यक्तियों में क्या आपस में झगड़ा होगा, तो उससे क्या जनसंख्या में अचानक गिरावट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारा जो ये पार्ट था वो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित लेकर था। और जो अभी बात कर लेते हैं, नई जो जनसंख्या नीति है वो आई थी 15 फरवरी 2000 के अंदर, ठीक है। 15 फरवरी 2000 के अंदर नई जनसंख्या नीति आई थी भारत की, ठीक है। अब हम बात करें राजस्थान की जो मानव भूगोल का जो जनसंख्या जो टॉपिक का वो हमारा पूर्ण हुआ है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप पे। अफ्रीका महाद्वीप को मैंने कहा कि पहले आपको कि अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो संसाधन है उनका उतना उपयोग नहीं लिया जा रहा है जितना उनको लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उतनी तकनीकी विकसित नहीं है। तो वहाँ पे अशिक्षित सर्वाधिक होने के कारण वहाँ पे सर्वाधिक क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया ये विरल जनसंख्या वाला नहीं है। अब ये जो 3 क्षेत्र है इनको देखते हैं। अटाकामा मरुस्थल है तो मरुस्थल में जनसंख्या कम निवास करेगी। भूमध्य रेखीय प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध में आ जाता है, सर्वाधिक धूप रहती है और दोपहर बाद में वहाँ पे गर्जना के साथ में क्या होती है, वर्षा होती है, इसलिए मनुष्य की जलवायु के अनुकूल नहीं है। तीसरी बात करें ध्रुवीय प्रदेश में सर्वाधिक ठंड रहने के कारण व्यक्ति क्या करते हैं, कम निवास करते हैं। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष यानी उसको मजबूर करने वाला। जल भराव के कारण व्यक्ति क्या दूसरे स्थान पर जाएंगे, क्योंकि बार बार जल भराव से व्यक्ति जो समस्या सामना करेगा वो सिर्फ दूसरे स्थान पर बसना पसंद करेगा। फिर बेरोजगारी के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ते हैं और दूसरे स्थान पर जाते हैं। महामारी, अगर किसी स्थान पर महामारी सर्वाधिक, उस स्थान को भी लोग छोड़ के क्या करेंगे, दूसरे स्थान पर जाएंगे। लेकिन जो चिकित्सा और शिक्षण की जो सुविधा है वो क्या प्रतिकर्ष कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है?
यानी 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, यानी कि ये तथ्य क्या गलत है। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है। जनांगी के संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ठीक है। अब जो 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या 100 वर्ष लगे, नहीं 100 अरब नहीं लगे, 100 अरब वर्ष नहीं लगे। इनका बात है कि ये रही। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 8 गुना बढ़ी है। प्रतिवर्ष 8 करोड़ जनसंख्या नहीं जुड़ जाती और 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज का, वो टॉपिक था विश्व जनसंख्या के बारे में, कि विश्व की जो जनसंख्या उसका घनत्व किस प्रकार है, जनसंख्या निवास किस प्रकार करती है, उसका वितरण किस प्रकार, किन देशों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो ये हमारा जनसंख्या का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हुआ है, जो इकाई नंबर 2 में आता है। अब हम कल है जो अध्याय 3 की चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।